यूके SSC पेपर लीक मामले में उत्तराखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई। सीएम धामी के आदेश पर VPDO भर्ती मामले में पूर्व चेयरमैन, सचिव और परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार। अन्य दोषियों पर भी जल्द होगी कार्रवाई। मॉरिशस के सांसद नंद कुमार बोधा ने की विधानसभा स्पीकर से मुलाकात। कई अहम मसलों पर दोनों के बीच हुई चर्चा। बोधा ने ऑर्गेनिक खेती और मेडिसिनल प्लांट के क्षेत्र में उत्तराखंड के साथ काम करने की जताई इच्छा। लोहाघाट में भारी बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई जगह हुआ भूस्खलन। जिलाधिकारी के कहने पर NH खोलने में जुटे अधिकारी। किच्चा में स्मैक तस्कर पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस कर रही लगातार सघन चेकिंग। और लक्सर का 14 साल का यज्ञ कर रहा उत्तराखंड का नाम रोशन। बॉलीवुड में बाल कलाकार के नाम से मशहूर। PM मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़ा यज्ञ। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि देहरादून से है, जहां VPDO भर्ती में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यूके SSC के पूर्व अध्यक्ष RBS रावत गिरफ्तार हो गए हैं। 2016 में VPDO भर्ती मामले में गड़बड़ी पाई गई थी। सीएम के निर्देश पर पूर्व आयोग के अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून से 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। सीएम धामी के कड़े रुख के बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। युवा भाई बहनों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि युवाओं का हक मारने वाले जेल जाएंगे। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से। VPDO भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यूके SSC के पूर्व अध्यक्ष RBS रावत गिरफ्तार हो गए हैं। 2016 में VPDO भर्ती मामले में गड़बड़ी पाई गई थी। सीएम धामी के निर्देश पर पूर्व आयोग अध्यक्ष, सचिव और परीक्षा नियंत्रक गिरफ्तार हो गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी को साझा करने के लिए हमारे साथ प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ गए हैं। कैलाश जी, VPDO भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। दिव्यांशु, देखिए, जो यूके SSC जो पूरा मामला था, उस यूके SSC पेपर लीक मामले में कई ऐसी भर्तियां थी जो जांच के घेरे में थी। और अब जो VPDO की जो भर्ती सन 2016 में हुई थी, अब वो जांच के दायरे में आ चुकी है, जांच के घेरे में आ चुकी है। और जो उस वक्त के जो तत्कालीन जो आयोग के जो अध्यक्ष थे, डॉक्टर RBS रावत, उस वक्त के जो सचिव थे, और साथ ही उस वक्त के जो परीक्षा नियंत्रक थे, तीनों ही जो देहरादून में रहते हैं, तीनों ही रिटायर हो चुके। माफ कीजिएगा, 2 जने रिटायर हो चुके, 1 जना अभी नौकरी पर सचिवालय में तैनात है। तो अब तीनों की ही आज गिरफ्तारी हो गई है। कोर्ट में आज तीनों की पेशी थी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मुख्यमंत्री ने बहुत गंभीर यहाँ पर कार्रवाई की। और ये अभी तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई इसलिए मानी जा रही है कि क्योंकि आयोग पद के अध्यक्ष रहे डॉक्टर RBS रावत, जो कई बड़े अन्य पदों पर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी होना, उनके साथ यहाँ पर 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी होना, तो अपने आप में बहुत बड़ी ये गिरफ्तारी है, बहुत बड़ी खबर है और बहुत बड़ा मामला भी है। और मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि जो भी यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थियों की अगर भविष्य के साथ किसी ने खिलवाड़ करने की कोशिश की है, तो जाहिर तौर पर उसे बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा रसूख वाला हो, कितना बड़ा अधिकारी हो, नेता हो या फिर मंत्री हो। और आज वही कर दिखाया, क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे तो जांच एजेंसियां सतर्क हुई, जांच एजेंसियों ने तेजी से पूरे काम में लाई। और उसी का नतीजा है कि डॉक्टर RBS रावत समेत जो अन्य जो 2 यहाँ पर जो लोग थे, उनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ यहाँ पर हो रही है। और ये इसके अलावा जैसे पहले जो गिरफ्तारियां हुई थी, 40 से अधिक गिरफ्तारियां यूके SSC पेपर लीक मामले में हुई थी, जिसमें मास्टरमाइंड हाकम सिंह बताया जा रहा था। लेकिन अब इस तरीके से यहाँ पर जो बड़े स्तर के अधिकारियों पर भी अब STF ने हाथ डाला है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ेगा। इस मामले में और भी लोगों की संलिप्तता हो सकती है। और जिस तरीके से पहली बार मुख्यमंत्री ने निडरता के साथ हाथ अपना बढ़ाया है और लगातार वो गिरफ्तारियां करवा रहे हैं, तो इससे बिल्कुल एक पॉजिटिव मैसेज गया है मुख्यमंत्री के पक्ष में भी, सरकार के पक्ष में भी। और खासतौर पर उन युवाओं को एक मैसेज यहाँ पर देने की कोशिश सरकार ने की है, जो युवा लगातार एग्रेसिव थे, जो सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे थे। लेकिन अब मुख्यमंत्री साफ कह चुके हैं कि अगर किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो खुद मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, उनके भाई और बहन हैं पूरे प्रदेश के युवा अभ्यर्थियां, और मैं किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। और उसी का एक रूप है कि आज यहाँ पर जो भर्ती है, वो भर्ती जो
गिरफ्तारी है वो देखने को मिली है। जी कैलाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, वीपीडीओ भर्ती मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। महिला सुरक्षा को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर के कड़े कानून बनाए जाने चाहिए, तो वहीं महिलाओं के साथ हुई घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर के एक ऐप भी होना चाहिए जिससे महिलाओं का संपर्क अधिकारियों से तुरंत हो सके। साथ ही उन्होंने कहा कि कड़े कानून के साथ साथ समाज को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देखिए, एक तो कड़े से कड़े कानून होने चाहिए, त्वरित निर्णय होने चाहिए, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स खुलने चाहिए, क्योंकि अगर आप कहीं काम कर रही हैं तो शाम को आप ऐसे सेफ एनवायरनमेंट में आप आके रहें जहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी महसूस होती है और आपकी सुविधा भी मिलती है। इसके अलावा ऐप्स होने चाहिए, कॉल सेंटर्स होने चाहिए, एक बटन दबने पर इमीडिएटली कहीं ना कहीं अफसर तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो मदद के लिए त्वरित रूप से आ सकें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा जैसे मैं बार बार कहती हूँ, दोबारा कहूँगी, काटिएगा मत इसे मीडिया में, कि हमें समाज को बदलना है। संस्कार लाइए, अपने बेटों को सिखाइए, घर में सिखाइए कि आपको महिला का सम्मान करना है। अगर वो किसी चीज़ को मना करती है, अ नो मीन्स अ नो, ये चीज़ें हमें सिखानी होंगी अपने बच्चों को। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी हरिद्वार के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने कनखल स्थित जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वर महाराज के आश्रम में जाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर महाराज ने उन्हें विधानसभा अध्यक्ष को प्रदेश की प्रथम महिला बनने पर शुभकामनाएं दी। दोनों के बीच प्रदेश के विकास समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने महामंडलेश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रकाशानंद महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और भंडारे में प्रसादी भी लिया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या राजकीय महिला एवं पुनर्वास केंद्र पहुंची, जहां उन्होंने नवनिर्मित 40 बेड के शयन कक्षों का लोकार्पण किया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त और ग्रसित दिव्यांग महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिलें, इसके लिए इन कमरों का निर्माण किया गया है। साथ ही केदारनम के बाल गृह में 20 बेड के कमरे का भी लोकार्पण किया गया। लालकुआं में सेंचुरी पेपर मिल के श्रमिकों का स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर के धरना जारी है, जिन्हें अब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बाद भाजपा नेताओं का समर्थन मिलने लगा है। भाजपा के पूर्व विधायक नवीन दुमका लगातार 2 दिन तक अपना समर्थन देते हुए धरने पर बैठे हुए हैं। मिल प्रबंधक के इस रवैये से श्रमिकों में भारी आक्रोश बना हुआ है। तो वहीं 5 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे पुनीत जोशी को प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जिसके बाद दूसरे आंदोलनकाली ललित प्रसाद ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। प्रशासन को भी, नागरिक प्रशासन को भी यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम इन सेंचुरी के जो वर्कर हैं इनके समर्थन में यहाँ पर बैठे हैं। कल भी बैठे था, आज भी बैठे हैं। कल सुबह तय करेंगे कि आगे का कार्यक्रम क्या होगा। लेकिन हम एक बात करना चाहते हैं, समझौता, बातचीत, सहयोग इन वर्कर से होना है। हम सब लोग आज जो हैं और कल यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि आए हुए थे। हम सबका संकल्प एक ही है कि हम इनको न्याय दिलाएंगे और न्याय दिलाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके और भी बहुत सारे उपाय हैं, उन सबको करेंगे। सेंचुरी की जिद जो है उसको कोई नहीं सुनेगा, उनके वर्कर की बात को कोई नहीं सुनेगा। तो सेंचुरी की जो जिद है उसके खिलाफ यहाँ की जनता सुनेगी और जनता एकत्रित होकर के लोकतांत्रिक तरीके से इनको न्याय दिलाएगी। यह हमारा संकल्प है। ये 2 दिन चले, 4 दिन चले।
जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हरिद्वार महोत्सव 2022 को लेकर के एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में महोत्सव की तैयारियों के साथ ही विभिन्न मुद्दों को लेकर के भी चर्चाएं की गई। तो वहीं सभी अधिकारियों से चर्चा करने के बाद जिलाधिकारी ने कहा कि महोत्सव आगामी 5 से लेकर के 10 दिसंबर के बीच आयोजित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महोत्सव के संबंध में अगले सप्ताह पुनः बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी पहलुओं पर विचार करते हुए आज की बैठक में हुए विचार विमर्श को आगे बढ़ाते हुए अगली रणनीति तय की जाएगी। विषयों को लेकर आज एक प्रारंभिक बैठक हम लोगों ने की थी, जिसमें अभी तो सभी हमारे जो डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स थे उनको बुलाया गया था। एक हम लोगों ने एक डिस्कशन लेवल पर इसको भी किया है। 2-3 निर्णय हम लोगों ने अभी इसमें जो लिए हैं। एक तो ये कार्यक्रम टेंटेटिवली 5 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच आयोजित करने पर एक सहमति बनी है, और साथ ही साथ इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या क्या हों, और पूरे देश के लोगों को इसमें हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स की अपनी जो कुजीन हैं, उनकी यहाँ पर स्टॉल लगाएं। साथ ही साथ मास पार्टिसिपेशन हो इस पूरे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट का। सभी यंगस्टर्स हों, चाहे ओल्ड एज के लोग हों, हमारी महिलाएं हों, सभी का इसमें अच्छा प्रतिभाग हो। लोग इस 5 या 6 दिन के इस पूरे कार्यक्रम को एक उत्सव के रूप में मनाएं। तो अभी इसको एक काफ़ी प्रारंभिक स्टेज पर ये डिस्कशन हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय भ्रमण के तहत रुद्रप्रयाग पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ वार्ता की। वहीं सीएम धामी ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिले में संचालित विकास योजनाओं को लेकर की समीक्षा बैठक की। इसी दौरान मुख्यमंत्री जिले के उद्यमियों, स्टार्टअप, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों से भी मिले। ने अपने जिला प्रवास के कार्यक्रमों को विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया। रुद्रप्रयाग का दौरा है। जिले के प्रवास से बड़ा लाभ होता है। मुख्यमंत्री जी के साथ अधिकारियों का भी विशेष अमला जाता है, तो जन सामान्य की, नागरिकों की, वो व्यक्तिगत समस्याएं हों, इलाके की समस्याएं हों, जनपद की हों, राज्य स्तर की है, वो उनके संज्ञान में आती हैं। निश्चित रूप में जो जिला प्रवास के कार्यक्रम हैं बहुत ज़रूरी हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में। जो दूर दराज उत्तराखंड के 10 पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहां पर भी प्रवास बहुत आवश्यक है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने अपने दौरे लगाए हैं। देहरादून में सड़क पर ट्रैफिक रोककर कुर्सी पर बैठकर शराब पीने और पुलिस को धमकाने के मामले में यूट्यूबर बॉबी कटारिया ने आखिरकार कोर्ट में सरेंडर कर दिया। हालांकि उसे जमानत मिल गई है। यूट्यूबर बॉबी कटारिया पर 11 अगस्त को कैंट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। कटारिया शुक्रवार को दिल्ली से 11 वकीलों के साथ कोर्ट पहुंचा और सरेंडर कर दिया है, जो पहले कई दिनों से पुलिस को चकमा दे रहा था। जी देखो, मुझे अपने न्यायालय पर पूरा भरोसा था, जिसके जरिए मुझे उस केस में भी बाइज्जत बरी कर दिया गया, बेल मिल चुकी है मुझे। मैं इसमें बॉबी कटारिया का एडवोकेट हूं, और एक्चुअली कल हमने एक सरेंडर एप्लीकेशन लगाई थी और साथ में एक बेल एप्लीकेशन लगाई थी। तो उसमें जज साहब ने स्टेटस रिपोर्ट आज के लिए कॉल की थी, और स्टेटस रिपोर्ट में चूंकि इसमें सारे ऑफेंसेस जो इन्वॉक्ड हैं वो सारे बेलेबल इन नेचर हैं, तो इसलिए जो हमने दलीलें दी और प्रोसिक्यूशन साइड से भी जो आर्गुमेंट्स हुए, उसके बाद जज साहब ने हमें बेल ग्रांट करने का फैसला किया। तो आइए आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री लाइव हैं। आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं और कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा। मैंने पुलिस को इसकी जांच करने के लिए दिया। पुलिस के लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें संदिग्धता पाई जा रही है। तो मैंने कहा कि इसके लिए कोई स्पेशल टीम लगाई जानी चाहिए, और हमने उसके लिए उत्तराखंड की एसटीएफ को इसके लिए हमने जिम्मेदारी दी, और उत्तराखंड की एसटीएफ ने अभी तक कोई सबसे बड़ा ऑपरेशन उत्तराखंड के बनने के बाद हुआ होगा, तो उसमें आज तक 44 लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं। अभी तक पहली बार हुआ है। और उतना ही नहीं, इसके साथ साथ हमने यह भी तय किया कि जो हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, उनको
जो परीक्षाएं होने वाली थी उन परीक्षाओं में इंतजार न करना पड़े। ये नहीं कि जांच चल रही है तो अब 10 साल 5 साल तक परीक्षाएं नहीं होंगी। इस प्रकार का संकट खड़ा हो गया था। भाइयों बहनों, हमने त्वरित रूप से निर्णय लिया। हमने मंत्रिमंडल की बैठक करी। मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया कि जितने भी पोस्टें खाली हैं या जितनी भी पोस्टें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भर्ती होने वाली है, उन सारी भर्तियों को हमने ट्रांसफर कर दिया और ट्रांसफर करके ये सारा का सारा काम लोक सेवा आयोग को दे दिया। और हमने कहा था कि अक्टूबर के माह में हम इनकी विज्ञप्तियां निकाल देंगे। भाइयों बहनों, मैंने सितंबर में कहा था कि विज्ञप्तियां निकाल देंगे, सारी विज्ञप्तियां निकल गई हैं। 7,000 पोस्टों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके अलावा 20,000 भर्तियां हमारी और निकल रही हैं। उन 20,000 भर्तियों को भी हम जल्दी से जल्दी करवाएंगे, क्योंकि हमारा एजेंडा है कि नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरियों में आना चाहिए, जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, उनके साथ धोखा नहीं होना चाहिए। देखिए, आज कोई गरीब का बेटा अगर देश के बड़े स्थानों पर पहुंचा है तो उसके माता पिता के पास बहुत साधन संसाधन नहीं थे। अगर उसके पास कोई पूंजी थी तो उस पूंजी का नाम है शिक्षा, उस पूंजी का नाम है विद्या। जो उसने सीखा है, जो अर्जन किया है, वही उसकी योग्यता है, वही उसकी क्षमता है। तो ऐसे लोगों के साथ तुम्हारा घात हो रहा था, ऐसे लोगों के साथ धोखा हो रहा था, छल हो रहा था, प्रपंच हो रहा था, अपराध हो रहा था। इसलिए हमने तय किया कि अब आगे निकट भविष्य में ये भर्तियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से होंगी और कोई भी व्यक्ति जो इसमें संलिप्त होगा, जब तक इसका अंतिम व्यक्ति नहीं पकड़ा जाएगा तब तक ये कार्रवाई चलेगी। कोई छोटा हो, बड़ा हो, कितना ही बड़ा क्यों हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और कार्रवाई चल रही है। लगातार एसटीएफ काम कर रही है और आगे के लिए भी ऐसी व्यवस्था कर दी है कि आप कोई भी ऐसी गड़बड़ी करने के बारे में तो करना तो बहुत दूर की बात, सोचने में भी उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस प्रकार की कार्रवाई होगी। ये काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। 1064 हमने एक नंबर लॉन्च किया हुआ है। कहीं पर भी आपको कोई भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, कोई गड़बड़ी की शिकायत मिलती है, तो आप बता सकते हैं। आप शिकायत करेंगे तो आपका नाम नहीं बताया जाएगा कि शिकायत किसने करी है, शिकायत करने वाले का नाम नहीं बताया जाएगा, केवल शिकायत दर्ज हो जाएगी। और जैसे ही शिकायत दर्ज होगी वैसे ही उस पर उत्तराखंड की विजिलेंस कार्रवाई करेगी। हम तमाम प्रकार से जितने भी हमने संकल्प लिए हैं, एक एक संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सरलीकरण, समाधान और निस्तारण, इनको लेकर काम कर रहे हैं। हमारे पर्वतीय क्षेत्रों का ठीक प्रकार से विकास, उसके लिए कार्य योजना बना रहे हैं और ऐसी कार्य योजना बना रहे हैं कि जिसमें सबका कहीं न कहीं योगदान हो, सारे लोग मिलकर उस पर काम करें। आज हम सबको गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ऐसे समय में हम पदाधिकारी हैं, ऐसे समय में हम जनप्रतिनिधि हैं, जब देश में आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरे भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान आज पूरी दुनिया के अंदर बढ़ रहा है। और आप सब लोग तो वैसे ही सौभाग्यशाली हैं, जहां बाबा केदार का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, यहाँ अनेकों देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री जी का भी बाबा केदार की भूमि से अनन्य जो लगाव है, अनन्य श्रद्धा है, उसी का परिणाम है कि 2013 की आपदा में पूरी तरह से जो परिसर हमारा क्षतिग्रस्त हो गया था, आज दिव्य केदार और भव्य केदार के रूप में नया मूर्त रूप लेता जा रहा है। यहीं से बद्रीनाथ का मास्टर प्लान पर तेजी से काम शुरू हो गया। 280 करोड़ रुपए की धनराशि जारी हो गई है। तेजी से जहां चारधाम यात्रा के मार्ग बनाए जा रहे हैं, कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाले सारे मार्गों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। हवाई सेवा हो, चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, सब पर काम हो रहा है। उत्तराखंड की सरकार ने भी जो संकल्प लिए हैं, हम एक एक करके उसको पूरा कर रहे हैं। अभी कार्यकर्ता बंधुओं का निश्चित रूप से आपकी सबकी बड़ी जिम्मेदारी है। इस समय क्या है कि सफलता के शिखर पर आप लोग पहुंच गए। जब कोई भी शिखर पर पहुंच जाता है, हम सब लोग शिखर पर है, जब शिखर पर आ जाते हैं तो वहां पर टिके रहना वो एक बहुत बड़ा काम होता है, एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। इसलिए यह भी चुनौती हम लोगों को स्वीकारनी चाहिए कि अभी हमने विधानसभा में जितना काम किया, अथक परिश्रम किया, अथक मेहनत करी, सभी कार्यकर्ताओं का ये परिश्रम का ही परिणाम है कि हमारे सामने ये परिणाम आए, प्रचंड बहुमत आया। तो आगे के चुनाव में ये अपना रिकॉर्ड हमको स्वयं तोड़ना है। मोदी जी का जो सिद्धांत है कि वो अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए आ
इसी प्रकार से जब वो हमारे नेता हैं, आज देश को दिशा देने का काम कर रहे हैं, देश को गति देने का काम कर रहे हैं, दुनिया का सिरमौर भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो हम सब लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम लोग जो भी हम काम करते हैं वो काम भी करें, लेकिन संगठन की जो हमको जिम्मेदारी मिली है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी के हम पदाधिकारी हैं, हम कार्यकर्ता हैं, हमारा मान सम्मान और पहचान बहुत कुछ हमको पार्टी देती है, तो हम पार्टी को क्या दे सकते हैं। और देखिए, जो काम करने वाला है, कई बार जो काम करते हैं तो सोचते हैं कि हमारे काम को कोई देखने वाला नहीं है। जो काम करता है उसको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसका काम बोलता है, और काम बोलता है तो अपने आप चीजें आगे बढ़ जाती हैं। और आप तय मानिए कि अपना नियम जरूर बना लीजिए। मैं कार्यकर्ता वर्गों से हमेशा कहता हूं कि जैसे जल है ना, पानी है, बहता रहता है तो सबके काम आता है। कहीं सींचने के काम आता है, कहीं पीने के काम आता है, कहीं बिजली के काम आता है, कहीं अन्य कामों में आता है। और जो पानी रुक जाता है, एक गड्ढे में अगर पानी रोक दिया जाए तो खराब हो जाता है, कुछ दिनों बाद उसमें बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमारा भी ये स्वभाव होना चाहिए कि चलते रहिए, और आपस में भी सभी कार्यकर्ताओं का, ये हमारा परिवार है, सभी परिवार के लोगों का आपस में एक दूसरे से अच्छा समन्वय होना चाहिए। और बाकी देखिए, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई उसको छीन नहीं सकता, उसको मिलता ही मिलता है, कोई रोक नहीं सकता, कोई जो है बदल नहीं सकता। इसलिए तय मानिए, अपना आपस में समन्वय करते हुए, आपस में मिलते हुए, पार्टी के जो प्रदेश के कार्यक्रम हैं, पार्टी के जो प्रदेश सरकार के किए हुए काम हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के इन 8 सालों में, 8.5 सालों में जो उन्होंने अनेकों क्षेत्रों में जो काम किए हैं, उन सभी कामों को बार बार हमको याद दिलाने की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि हम सब कार्यकर्ताओं को ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हमारी सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं। कभी हम डिबेट पर बैठे, कभी हम आपस में चर्चा में बैठे, तो हमारे पास पूरी जानकारी होनी चाहिए। कई बार हमारे पास जानकारी नहीं होती है, हम बोलेंगे क्या? जानकारी नहीं होगी तो हम कभी तर्क भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते। सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर भी कई बार हम बात डालते हैं, कई बार हम उसको चाहते हुए भी उन बातों का जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे पास उसका ज्ञान नहीं होता है, उसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को यह भी स्वभाव बनाना चाहिए कि हम लोग थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें, थोड़ा जानकारियों का आदान प्रदान करें, और कोई भी कार्यक्रम आता है तो उस कार्यक्रम को अपने आसपास जो भी हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र तक पहुंचाने का काम करें। तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से पार्टी सभी के कार्यों का मूल्यांकन करती है, और एक न एक दिन जरूर सबके साथ, कोई भी जो मंच पर बैठे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि देर होती है लेकिन कई बार अंधेर नहीं होती है, देर होती है अंधेर नहीं होती है, जरूर मौका मिलता है। आप सब कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से भविष्य में सभी को इन्हीं कार्यकर्ताओं में से सबको मौका मिलना है, इन्हीं कार्यकर्ताओं में से आगे आना है। लेकिन एक स्वभाव के कारण से, उसके कारण से कई बार हम दूसरे नकारात्मक चीजों में पड़ जाते हैं। जैसा अभी बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि हम सबको पता होना चाहिए कि हमारी क्षमता है, हमारी योग्यता है, लेकिन सबसे बड़ा काम है, पार्टी हमारी एक ब्रांड है, पार्टी ही हमको पहचान देती है, पार्टी ही मान देती है, पार्टी ही हमको सम्मान देती है। पद प्रतिष्ठा भी, ये सब भी जो है पार्टी के कारण ही मिलता है। जब हमको पार्टी के कारण से सारी चीजें होती हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम पार्टी को कुछ न कुछ लौटाने का काम करें, कुछ न कुछ देने का काम करें। तो मैं आज के अवसर पर बहुत ज़्यादा न कहते हुए आप सभी का धन्यवाद करते हुए, और मैंने कोशिश करी है, मैं भी पिछले दिनों नैनीताल गया था, वहाँ तो खैर रात्रि को रुक नहीं पाया, पहले दिन जाना था, वहाँ मौसम खराब हो गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो रुद्रप्रयाग में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।